अस्सलाम वालेकुम। तमाम स्टूडेंट्स को MKF में खुशामदीद कहते हैं। आज हम मैथमेटिकल मेथड के चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका सबसे पहला टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट किस तरह की इक्वेशन होती है? सबसे पहले तो हम बात करेंगे कोफिशिएंट्स की। ये कोफिशिएंट्स किसे कहते हैं? अगर हमारे पास हम यहाँ पे 2 लिखें तो हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है। x यहाँ पर लिखा जाए तो हम इसे कहते हैं कि ये वेरिएबल है। जब किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट आ जाता है तो उस कांस्टेंट को कोफिशिएंट कहा जाता है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट को हम किस तरह से डिस्कस करेंगे, कौन सा कोफिशिएंट है? ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है a0, a1, a2 सो ऑन an-1 an। ये सारे के सारे क्या हैं? इसके कोफिशिएंट्स हैं। अगर हम a0, a1, a2 सो ऑन इन सब की बात करें अलग, यानी कि इनको यहाँ से सेपरेट कर लें, तो हम इन्हें कांस्टेंट कह सकते हैं। ये कांस्टेंट है यहाँ पे, यानी कि किसी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट आ जाता है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो ये कांस्टेंट्स पड़े हुए हैं a1, a0, a1, a2 सो ऑन। तो ये सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं, वेरिएबल के साथ आने की वजह से हम इन्हें कोफिशिएंट कह रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वेयर a0, a1 सो ऑन an आर रियल कांस्टेंट। ओके, अब इस तरह की इक्वेशन भी हमारे पास हो सकती है। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह पे कोई फंक्शन होगा। पॉसिबिलिटी है कि एफ ऑफ एक्स की यहाँ पे 0 हो, पॉसिबिलिटी है साइन एक्स आ जाए या ई की पावर एक्स आ जाए, कुछ ऐसा फंक्शन आ जाए। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है इसकी जगह पे 0 आ जाए, अगर 0 आ जाता है तो ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 देन इक्वेशन 1 इज, इसे 1 का नाम दे दें, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के बारे में अभी तक हमने बात नहीं की, क्योंकि वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं मेथड के चैप्टर नंबर 9 के अंदर। तो अगर आप लोगों को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का ना पता हो तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं चैप्टर नंबर 9 की। अगर एफ ऑफ एक्स 0 आ जाता है, मीन्स कि यहाँ पे 0 लिखा होता है, तब हमारे पास ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। और अगर ऐसा हो जाता है इफ़ एफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे 0 नहीं आता, कुछ और आ जाता है, देन इक्वेशन 1 इज नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब दोनों को सॉल्व करने का जो मेथड है थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम बात करते हैं कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आपने जनरल सोल्यूशन निकालना है, तो उसके लिए आपको सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा और कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना। अगर नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस की बात करें, उसका जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालना पड़ेगा और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना पड़ेगा। फिर उन दोनों को सम कर देंगे, वो उसका जनरल सोल्यूशन होगा। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सिर्फ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि उसके अंदर हम कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स हैं इनके को मैं नाम दे रहा हूँ कोई ना कोई, यानी जैसे d/dx है, इसे मैं कैपिटल D का नाम दे देता हूँ। सबकी जगह जहाँ पर भी d/dx आ रहा है वहाँ पर हमने कैपिटल D लिख देना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी a0 d, डेरिवेटिव कितना है? n है। यहाँ पर y का n डेरिवेटिव था, यहाँ पर भी y का n डेरिवेटिव है। बात एक ही है, सिर्फ उसका नाम चेंज किया है हमने। लेकिन मैं यहाँ पर y लिख नहीं रहा क्योंकि ये सब में आ रहा है, तो बाद में y कॉमन ले लेंगे। प्लस a1 d की पावर n-1, यानी d का n-1 डेरिवेटिव, y का n-1 डेरिवेटिव, प्लस a2 dn-2 प्लस सो ऑन an-1 एंड d की पावर में 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ d/dx है, उसकी पावर में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 ही है, प्लस an और y तो हम कॉमन ले चुके हैं, वो यहाँ पे हम लिखेंगे बाहर।
अब अगर ये सीक्वेंस आप लोगों ने समझना हो कि ये सीक्वेंस कैसे बनता है, कि हम याद कैसे रखेंगे। देखिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे n डेरिवेटिव है, यहाँ पे एक बढ़ा दिया, इधर एक कम कर दिया, फिर एक बढ़ा दिया, इधर एक कम कर दिया, सो ऑन चलते गए। यहाँ पे आके हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे n-1 है और यहाँ पे 1 आएगा। तो ज़रा गौर करें, जब a के नीचे 1 था तो d की पावर, d का जो डेरिवेटिव था y का, वो n-1 था। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए ये कम होता गया, ये बढ़ता गया। एक टाइम ऐसा आएगा कि a के नीचे आ जाएगा n-1 और d के ऊपर आ जाएगा 1, यानी कि 1 डेरिवेटिव आ जाएगा y का। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई या होमोजीनियस। अब ये होमोजीनियस किस तरह से है, फिलहाल मैं यहाँ पे होमोजीनियस इसको बना रहा, यहाँ पे मैं f(x) लिख रहा हूँ। अभी ये होमोजीनियस नहीं है, नॉन होमोजीनियस ही है। तो इसको होमोजीनियस बनाते हैं। चाहे आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन आए या नॉन होमोजीनियस आए, सबसे पहले आपको उसको होमोजीनियस बनाना है, क्योंकि जब तक आप लोग होमोजीनियस इक्वेशन नहीं बना देते तब तक आप लोग कम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं कैलकुलेट कर सकते। लेकिन जब आप लोगों ने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तब उसके लिए हमने इस साइड का यूज़ करना है। होमोजीनियस इक्वेशन जब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है उसके लिए इस साइड का यूज़ करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए इस साइड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम निकाल रहे हैं होमोजीनियस फॉर्म इसकी, जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना चाह रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, इस इक्वेशन को होमोजीनियस बनाना पड़ेगा। उसको कैसे बनाते हैं, इसे मैं 2 का नाम दे देता हूँ। तो इसकी करैक्टरिस्टिक फॉर्म हमने लिख देनी है, करैक्टरिस्टिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1। इसकी हमने करैक्टरिस्टिक फॉर्म लिखेंगे तो वो क्या होगी कि यहाँ पे 0 आ जाएगा और सिर्फ इतनी टर्म को 0 के इक्वल लेंगे। करैक्टरिस्टिक फॉर्म क्या होगी कि सिर्फ इतनी टर्म को हमने किसके को लेना है, 0 के को लेना है। ये इसकी करैक्टरिस्टिक फॉर्म होगी। तो लिखते हैं a0 dn प्लस a1 dn-1 प्लस a2 dn-2 प्लस सो ऑन an-1 d प्लस an इज इक्वल टू 0। ये इसकी होमोजीनियस फॉर्म आ गई है। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने कौन सा फंक्शन कैलकुलेट करना है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट करना है। अब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह का आएगा हमारे पास, उसके सॉल्यूशन किस तरह के आ सकते हैं। अगर फर्ज करो ऐसा करो कि इसके जो रूट्स हमें मिलेंगे, इफ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, अगर रूट्स रियल हो और अनइक्वल हो, यानी कि यहाँ से आप जो d की वैल्यूज़ निकालेंगे अगर वो रियल हो एंड अनइक्वल हो, तो उसका सॉल्यूशन किस तरह का लिखना है। तो यहाँ पे देखें d की यहाँ पे पावर में n आ रहा है, n आ रहा है तो इसके n आंसर आएंगे, n इसके जो है रूट्स बनेंगे। तो उसका हम सॉल्यूशन इस तरह से लिखेंगे y इज इक्वल टू, यहाँ पे y क्यों लिख रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, वो y है। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसी को कैलकुलेट करना है यहाँ पे आप लोगों ने, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करना है जी, पहला कॉन्स्टेंट लिखना है c1, कोई भी लिख दें, a1 भी लिख सकते हैं। पहला कॉन्स्टेंट एक्सपोनेंशियल की पावर में जो फर्स्ट रूट बना है, यानी d1 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि इसके अंदर d1 से लेकर dn तक n रूट बनेंगे ना। तो पहला रूट इसका कौन सा बनेगा, d1, और साथ क्या आ जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, प्लस फिर दूसरा कांस्टेंट e की पावर में सेकंड रूट कौन सा होगा, अगर पहला रूट d1 है तो दूसरा कौन सा होगा, d2 होगा। ये मैं जनरल लिख रहा हूँ, वैसे यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी, हो सकता है 1 आए, -1 आए, कुछ भी इस तरह की वैल्यूज आ सकती हैं। प्लस तीसरे रूट के लिए क्या आएगा, d3 प्लस सो ऑन। इसी तरह n रूट के लिए क्या निकालेंगे, cn e dn x। इस तरह के इसके आंसर्स आएंगे। ये तो था कि रूट्स इक्वल हों और रियल हों। रियल से क्या मुराद है, कोई इमेजिनरी पार्ट उसमें ना आए, कहीं पे अयोटा ना आए, तो रियल होने चाहिए सारे। तो ये तो था रियल एंड अनइक्वल रूट्स के लिए। अगर ऐसा होता है कि रूट्स, इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अगर वो रियल के साथ साथ इक्वल भी हो जाते हैं तो क्या होगा, तब हम उसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। तो उसका जनरल सॉल्यूशन इस तरह से बनेगा, y इज इक्वल टू c1 e की पावर में d1x, ये तो पहला आ गया। दूसरा जब लिखेंगे प्लस c2
ई की पावर में d2x। अगर आप इतना लिख के छोड़ दें दूसरे सॉल्यूशन को तो ये तो सेम है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जर्नल सॉल्यूशन के अंदर आपने जो उसका सॉल्यूशन लिखा है उसके कुछ टर्म्स सेम आ जाएं, चाहे ऊपर पावर डिफरेंट ही है लेकिन ये एक जैसी है ना कि c1 और एक्सपोनेंशियल फंक्शन और c2 और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या एक कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हमें इसको थोड़ा डिफरेंट दिखाना है। तो डिफरेंट दिखाने के लिए हमने क्या करना होगा, यहाँ पर सेकंड वाले के साथ x को मल्टीप्लाई करवा देना है। जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना। थर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, प्लस c3 ई की पावर d3x। अब जो तीसरी टर्म लिख रहे हैं इसकी, वो पहली से भी डिफरेंट होनी चाहिए, दूसरी से भी डिफरेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर x के लगा दें। ओके, इसके बाद हमने क्या करना है, प्लस सो ऑन चलते जाना है। n टाइम्स के लिए जाएंगे, cn ई की पावर में आ जाएगा dnx। एंड अब जारी सी बात है, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर हमने डी स्केयर्स के साथ मल्टीप्लाई किया, आगे x4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे आके हमने क्या कर देना है, xn के साथ xn-1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब xn-1 के साथ मल्टीप्लाई क्यों करना है, यहाँ पे नोट करें मैंने लिखा था d1, तो यहाँ पे है x की पावर 0, यानी कि 1 न लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे d2 है तो x की पावर 1 है, यहाँ पे d3 है तो x की पावर 2 है, यहाँ पे dn है तो x की पावर n-1 होगा। यानी ये तो जनरल फॉर्म है। बताने का मकसद ये है कि सॉल्यूशन आपने इस तरह से लिखना है कि अगर सेम आंसर आता है सबका, मतलब जैसे फ़र्ज़ करें d का एक आंसर आया 1, दूसरा भी 1, तीसरा भी 1, उसको ऐसे लिखना है c1 ई की पावर 1x प्लस c2 ई की पावर 1x, यहाँ पे x को मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस c3 ई की पावर 1x और यहाँ पर x के को मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह से लिखना है आप लोगों ने। तो ये तो था रूट्स अगर रियल हों और इक्वल हों, लेकिन अगर रूट्स इमेजिनरी आ जाएं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फिर इसकी एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ उनको डिस्कस करते हैं, इससे आपकी 10.1 एक्सरसाइज जो है वो क्लियर हो जाएगी। If roots are imaginary, आप कंसीडर कर लें कि जो हमने सॉल्व किया है ना इस तरह की इक्वेशन को, जो पीछे डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उससे जो हमें आंसर मिला है वो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, कुछ लिख लेते हैं। लेट अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा आर द रूट्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन के रूट्स हैं। अब इसको लिखने का क्या तरीका है, जैसे मैंने बताया था कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है, वो कैलकुलेट करना है, वो असल में उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, एक्सपोनेंशियल की पावर में जो रियल टर्म है, जो रियल पार्ट है इस इमेजिनरी का, वो कौन सा है, अल्फा, वो यहाँ पे लिखना है इसकी पावर में। देन डिपेंडेंट वेरिएबल वो कौन सा है, x है। उसके बाद क्या करेंगे, इनटू c1 यानी कि फर्स्ट कांस्टेंट कॉस, और अयोटा के साथ जो रियल टर्म आ रही है वो कौन सी है, बीटा, वो यहाँ पे लिखनी है, बीटा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस सेकंड कांस्टेंट एंड साइन, और फिर क्या करना है, सेकंड जो है अयोटा के साथ जो रियल पार्ट आ रहा है वो वाला बीटा x। तो ये इसका सोल्यूशन होगा। इस तरह से आप लोगों ने इसको करना है सॉल्व। अब इन सब के लिए हम एक एक एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से वो डिफरेंट होंगे, किस तरह से वो इक्वल होंगे रूट्स, और किस तरह से वो इमेजिनरी होंगे। सब के लिए एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये रूट्स जिसमें इक्वल हो। नाइन डी स्क्वेयर माइनस 12d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये एग्जाम्पल लेने लगे हैं कि जिसमें रूट्स इक्वल आने चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले देखें क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नॉन होमोजीनियस है। तो इक्वल टू 0 आ रहा है तो ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म लिखते हैं, इसे 1 का नाम दे दें, कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1। कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म क्या आएगी कि सिर्फ इतना पार्ट 0 के इक्वल आ जाएगा, यानी 9d स्क्वायर माइनस 12d प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें सबसे पहले क्या इसके फैक्टर बन रहे हैं।
अगर फैक्टर बन रहे हैं तो वो बना दे रहे हैं। 9d², 4 को 9d² के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाएगा, ये 36d²। अब ये 4 टर्म जो है ये भी वैसे की वैसे लिख देनी है, इज इक्वल टू 0 भी वैसे लिख देना है। अब हमने ऐसी दो टर्म्स लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो वो बन जाए 36d², प्लस करें या माइनस करें तो वो बन जाए -12d। तो वो कौन सी होंगी, एक -6d और दूसरा भी -6d। -6d को -6d से मल्टीप्लाई करें तो 36d² बनता है, इनको ऐड करें तो बनता है -12d। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर बन गए हैं। यहाँ से फर्स्ट टू टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है, 3d कॉमन यहाँ से ले लें, अंदर रह गया 3d - 2। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है -2, अंदर क्या बच जाएगा 3d - 2 इज इक्वल टू 0। अब 3d - 2 इधर भी है, इधर भी है, 3d - 2 कॉमन ले लें, 3d - 2 अंदर बच गया 3d - 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों के प्रोडक्ट को अलग अलग 0 के इक्वल कर लें। यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 2/3, यहाँ से भी d की वैल्यू निकालेंगे वो भी आ जाएगी 2/3। अब दोनों का सेम आंसर है, यानी कि रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, अनइक्वल नहीं है, इक्वल आए हैं। अगर रूट्स इक्वल हैं तो उनका हमने सोल्यूशन कैसे निकलना है, जनरल सोल्यूशन, दैट इज इक्वल टू c1 एक्सपोनेंशियल की पावर में जो फर्स्ट आपके पास आया आंसर वो कौन सा है, 2/3, और साथ यहाँ पे क्या लगा देना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, प्लस सेकंड कांस्टेंट e की पावर में 2/3 और साथ यहाँ पे x को मल्टीप्लाई करवा देना है। ये इसका जनरल सॉल्यूशन निकल आएगा। अब हम बात करते हैं जिसके अंदर ये डिफरेंट आ जाएं, रूट्स डिफरेंट आ जाएं, उसके लिए हम कोई एग्जांपल लेते हैं। d² + 4d + 3 × y इज इक्वल टू 0। अब देखें सबसे पहले कि ये होमोजेनियस है या नॉन होमोजेनियस है, 0 यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये होमोजेनियस है। तो क्या करना है, इसकी करैक्टरिस्टिक फॉर्म लिखें। करैक्टरिस्टिक फॉर्म इसकी क्या होगी कि इसको 0 के इक्वल रख देना है। अब इसके फैक्टर बना के देखें, क्या इसके फैक्टर बनते हैं, d² + 3d + d + 3 इज इक्वल टू 0। ये इसके फैक्टर बन जाएंगे इस तरह से। तो फर्स्ट टू टर्म्स में से d कॉमन आ रहा है, यहाँ से d कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा d + 3। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, या आप 1 कॉमन लेकर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। अब d + 3 इधर भी है और d + 3 इधर भी है, कॉमन ले लें, अंदर क्या बच गया, d + 1 दैट इज इक्वल टू 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब दोनों के प्रोडक्ट को जब अलग अलग हम 0 के इक्वल रखेंगे तो d की एक वैल्यू -3 आ जाएगी और d की एक वैल्यू -1 आ जाएगी। तो इनका हम लिखते हैं जनरल सॉल्यूशन के, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, दैट इज y इज इक्वल टू c1। और फर्स्ट इसका आंसर क्या आया, फर्स्ट इसका रूट क्या बना है, e की पावर में आ जाएगा वो -3 फर्स्ट रूट है, साथ जो आएगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगा, प्लस c2 एक्सपोनेंशियल की पावर में सेकंड रूट कौन सा आया जी, -1, वो लिख देना है और साथ x लगा देना है। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो -1 लगा दें। अब यहाँ पे हमने x को मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि ये दोनों के दोनों टर्म्स टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे -3x आ रहा है, यहाँ पे -x आ रहा है। अगर दोनों का आंसर सेम आता तब आप सेकंड टर्म के साथ x को मल्टीप्लाई करवाते। अब हम बात करते हैं इमेजिनरी पार्ट की, यानी कि अगर रूट्स इमेजिनरी आ जाए तो उसके लिए हमने क्या क्या करना है, d² + 2d + 4 × y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो इसको लिखते हैं हम करैक्टरिस्टिक फॉर्म में, d² + 2d + 4 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर नहीं बन रहे, हम इसके बनाएंगे तो नहीं बनेंगे, तो हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या आ गया, -b की वैल्यू कितनी है 2 + -b², b कितना है 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 -4ac, a कितना है 1, c कितना है 4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा ओवर 2a, a की वैल्यू 1 है, 2 1 का 2 ही रह जाएगा हमारे पास, -2 + -4 -16 ये हो गया -12।
अब ये जो 2 है इसको इधर इस 2 के ओर में अलग से लिख दें और इधर इसके ओर में अलग से लिख दें। ये 2 से कट गया, -1 प्लस माइनस। अब इसे सॉल्व करके देखें, ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 × -√3। जब इसे आप सॉल्व करेंगे, ये आप कर सकते हैं इजीली। 2 के साथ कैंसिल, आंसर आ जाएगा -1 प्लस माइनस √3। अब ये जो माइनस के अंडर के अंदर है, इस माइनस √ को हम क्या लिख सकते हैं, अयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि -1 का अंडर अयोटा के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया है, इमेजिनरी रूट्स आ गए हैं हमारे पास। इसका हमने सोल्यूशन किस तरह से लिखना है, y = e की पावर में फर्स्ट जो रियल पार्ट है इसका वो कौन सा है, -1 साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनटू C1 एंड कॉज, और जो इमेजिनरी पार्ट के साथ यानी एयोटा के साथ जो टर्म आ रही है, रियल पार्ट आ रहा है, वो कितना है, √3 साथ x प्लस C2 साइन √3x। ये इसका निकल आएगा जनरल सॉल्यूशन। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ बात की है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे कैलकुलेट करना है, यानी कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमने जनरल सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करना होगा। तो कल हम नॉन होमोजीनियस के बारे में बात करेंगे, उसके अंदर हमने पार्टिकुलर इंटीग्रल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ साथ पार्टिकुलर इंटीग्रल की भी बात करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।